जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2 फिट जी मॉड्यूल से। तो जो भी आपको इसमें डाउट है, बिलीव कि वो क्लियर हो जाएंगे, और अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर क्लियर हो जाता है तो भी बताएं मुझे कि आपको ये कैसा लगा मेरा कंटेंट। और भी मॉड्यूल्स में सॉल्व है, बहुत सारा और कंटेंट मौजूद है प्लेलिस्ट में, तो उनको देखें, एक्सप्लोर करें और नॉलेज को बढ़ाएं। और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन मैं वो पिक करता हूँ जो नॉर्मली बच्चों के डाउट होते हैं, जो बच्चे पूछते हैं। तो उनमें से एक सवाल तो ये है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डाउटफुल होता है, क्वेश्चन नंबर 5 होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9। तो इन डाउट्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस एट रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, व्हाट विल इट्स पाथ विल बी अलोंग लाइन ऑफ फोर्स। मतलब अगर एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लें, और यहाँ पे रख दें चार्ज पार्टिकल को, तो क्या ये लाइन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग मूव करेगा? भाई दिस वी हैव टू चेक। अब इसको मैं ऐसे बोलता हूं कि भाई ये चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, तो जैसे ही छोड़ेंगे इसको, तो ऑब्वियसली इस पे ऐसी कोई फोर्स लगेगी, इस पे क्यू ई, जिसकी वजह से आगे चलना शुरू होगा, इसको इनिशियल स्पीड मिलेगी कुछ। लेकिन ये कोई स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। अगर एक कर्व पाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड है, तो अगले इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरफ लग रही है, तो अब फोर्स इधर हो जाएगी इस पे। मतलब अब ये इधर एक्सटेंड करेगा इस तरफ, फिर अगले इंस्टेंट पे एक्सटेंड इस तरफ करेगा। तो मतलब आपने इनिशियल स्पीड तो उसको आगे दी, लेकिन अगले ही मूवमेंट पे ये आगे चलने की वजह से इस पे एक्सलेशन यहाँ लग गया। तो ये अब ना यहाँ मूव नहीं करेगा, ये कहीं और मूव करेगा, ना इसके अलग मूव करेगा, ये कुछ और कहीं जाएगा बीच में उसके, बिकॉज वी नो दैट कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो उसके अलग मूव नहीं कर सकता, बिकॉज हर पॉइंट पे जो एक्सलेशन अलग अलग है। तो आप जहां स्पीड मिलेगी उसको, मतलब अगर स्पीड ऐसे मिली, तो अगले पॉइंट पे एक्सलेशन कहीं और है, तो नेट कहीं और मूव करेगा वो। फिर अगले पॉइंट पे जैसे ही यहाँ मूव करने लग जाएगा, एक्सलेशन फिर बदल जाएगा, तो कुछ और मूव करेगा। लाइन ऑफ पाथ के, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अलॉन्ग मूव नहीं कर सकता वो। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर वो लाइन स्ट्रेट हुई, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और आपने छोड़ा उसको, तो ऑब्वियसली इस पे जहां आप यू देंगे, एक्सलेशन हमेशा वही है, उसी की तरफ ही है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही मूव करेगा। मतलब हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है, स्ट्रेट लाइन है, तब तो उसके अलॉन्ग मूव करता है। अगर कर्व्ड है तो ऐसा होता नहीं है, तो वो कहीं और जाता है, पता नहीं कहाँ। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो हमने ये सेकंड पार्ट में डिस्कस कर दिया इसका। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 कह रहा है कि ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सरफेस एरिया है, हमको इससे फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स होता है ई एस कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। जो एस होता है, ये होता है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब इस प्लेन के, जो ये प्लेन ड्रॉ कर रखा है आपने, इसके परपेंडिकुलर आपको वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि दिस इज द एरिया वेक्टर। जो थीटा होता है, वो होता है इस एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन, तो ये थीटा है ना। तो अगर देखें तो ये एंगल थीटा दे रखा है आपको, तो ये जो बचेगा, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। सो इट विल, वी विल पुट दिस इज इक्वल टू ई एस कॉस 90 माइनस थीटा। तो ऐसा नहीं है, आपको जो थीटा दे रखा है वही पुट कर दें। ये होता है एरिया वेक्टर में जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो दिस इज इक्वल टू ई एस कॉस 90, कॉस 90 नो साइन थीटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ चलते हैं अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 कह रहे हैं हमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज दिस, ये गिवन है आपको, a रूट एक्स आई कैप, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब बाउंडेड बाय द सरफेस। तो ये क्यूब की डायमेंशंस गिवन है कि x इक्वल टू l से 2l तक है, y इक्वल टू 0 से l तक है, और z इक्वल टू 0 से l तक है। तो मैं इसको क्यूब को प्लॉट करता हूँ एंड देन सॉल्व करता हूँ। तो अगर देखें उसमें, तो क्यूब का जो फर्स्ट सरफेस है वो x इक्वल टू x इक्वल टू l से लेकर x इक्वल टू
2L तक है, और y का जो है y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू L तक है। सिमिलरली z का z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू L तक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये ज्ञान है, a रूट एक्स आई कैप, मतलब x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं फिर से। तो बात करते हैं हम सरफेस नंबर 1 की, इसको मान लेता हूँ मैं 1। तो इस पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो 1 पे अगर देखा जाए तो 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई कैप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहाँ पे आई कैप में, आई कैप आगे होता है, तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 है। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो पीछे की तरफ होगा, बिकॉज एरिया वेक्टर जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है बॉडी से बाहर की तरफ। तो यहाँ पे दो हो सकते हैं परपेंडिकुलर, एक तो अंदर एक बाहर, समझ लेना बाहर वाला है। तो दिस इज एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स लिखो अगर 1 से, दिस इज इक्वल टू E1 ए कॉस पाई हो जाएगा, बिकॉज ए एंगल पाई है। तो E1 को पुट कर लेते हैं ए रूट एक्स, एरिया हो जाएगा इसका एल स्क्वायर, इस क्यूब का, बिकॉज ये डायमेंशन भी इसकी एल है और ये भी एल ही है इस फेस का, इनटू नेगेटिव लगा सकते हैं। अब एक्स कितना है इस पॉइंट पे, इस फेस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स तो एल है, तो पुट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू एल, सो माइनस ए रूट एल इंटू एल स्क्वायर, सो माइनस ए एल की पावर 5। ये फ्लक्स आया 1 से, इस फेस से आया खाली। अब इसको लिख लेता हूँ मैं ऐसे ही सिमिलरली, फ्लक्स 2। ठीक, फ्लक्स 2 की बात करते हैं। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आगे की तरफ ही है, तो E2 बोल देते हैं आगे की तरफ, इसका एरिया वेक्टर भी आगे ही आएगा। तो इस बार अगर फ्लक्स 2 से लिखें तो ये हो जाएगा E2 a cos 0 डिग्री हो जाएगा इस बार, है ना। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी a रूट जितना भी वहां पे x होगा इंटू एरिया एल स्क्वायर, ये cos 0 1 होता है। x की वैल्यू यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे 2L है इस फेस पे, सो हो जाएगा a रूट 2L इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 a L की पावर 5/2। ओके, अब बाकी फेस की बात करते हैं जरा कि बाकी फेस से कितना होगा। अगर आप बाकी फेस की देखिए, जैसे आप इसको देखते हैं, लेट्स सपोज, तो इसका ये वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रही है, तो ये एंगल 90 है। जब भी एंगल 90 होता है तो फ्लक्स के फॉर्मूले में ई एस कॉस 90 हो जाता है, तो कॉस 90 जीरो होता है, मतलब जब भी एरिया वेक्टर में फील्ड में एंगल 90 होगा फ्लक्स ही नहीं होगा उससे। सिमिलरली इससे भी नहीं होगा, इसका वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, जो ये वाला आपको दिख रहा है कोई ये वाला फेस, इसका ये वेक्टर बाहर की तरफ आएगा डॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, ये भी जीरो। जो ये फेस दिख रहा है आपको पीछे वाला इसका, ये वाला, इसका इलेक्ट्रिक पीछे की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे फिर से 90, तो बाकी सबसे फ्लक्स जीरो होगा। तो अगर नेट फ्लक्स लिखेंगे आप तो खाली वो 5/1 और 5/2 की वजह से होगा। तो ये दो फेसेस हैं, ये वाला और ये वाला, उसको ऐड कर सकते हैं। दिस इज √2 - 1 a L की पावर 5/2, दिस इज द नेट फ्लक्स। अब बात करते हैं इसमें अगले ऑप्शन की, कह रहा है कि द चार्ज विद इन द क्यूब, चार्ज कितना होगा। तो हमको पता है गॉस लॉ से कि फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स को अपन लिखा √2 - 1 a L की पावर 5/2, तो क्यू इनसाइड निकाल सकते हैं, √2 - 1 a L की पावर 5/2 इंटू एप्सिलॉन, इतना चार्ज उसके अंदर होगा। दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, बोर्ड में, मेंस में और कई एडवांस में, कई में मेंस में, आपको एनसीईआरटी में हर जगह मिल जाएगा क्वेश्चन, काफी फेमस क्वेश्चन है इस तरह कंसेप्ट मतलब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये कह रहा है हमको, ए पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द सेंटर ऑफ ए फ्लैट सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r एज शोन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एंड थ्रू द फ्लैट सरफेस। तो इस फ्लैट से कितना फ्लक्स होगा, इस कर्व से कितना फ्लक्स होगा, इसकी बात करनी है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट जो है पता होना चाहिए, वो ये है कि अगर हम एक स्फेयर के सेंटर पे चार्ज रख दें और फ्लक्स निकालें स्फेयर से, तो वो हो जाएगा जितना उसके अंदर चार्ज है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, मतलब जितनी लाइंस पास कर रही हैं इससे। तो अगर मैं इसी को लिखूं कि फ्लक्स हेमिस्फेयर से कितना होगा, तो आप बोलोगे कि भाई अगर मान लो कि सर 100 लाइन पास कर रही है पूरे स्फेयर से, तो हेमिस्फेयर से इसकी आधी पास करेगी, मतलब Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगी, बिकॉज ये एक तरह से नंबर ऑफ लाइंस ही है।
तो आधी लाइन हेमिस्फेयर से पास करती होंगी। हेमिस्फेयर से फ्लक्स जो होता है क्यू बाई टू एप्सिलॉन होता है, अगर चार्ज सेंटर में रखा हो तो अगर क्वेश्चन ये भी होता सिंपली कि एक हेमिस्फेयर है सिंपल और चार्ज यहाँ रखा हुआ है कहीं पे, तो आपको फ्लक्स निकालना है इससे, तो आप सब भी यही बोलते हैं कि क्यू बाई टू एप्सिलॉन होगा। तो इसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये ऐसे कुछ एक, ये एक फ्लैट सरफेस है और ये रखा हुआ है और ये लगभग सेंटर के पास ही रखा हुआ है। अब लगाते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स जो होगा वो होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इस पूरे हेमिस्फेयर की से बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, ये चार्ज तो बाहर है इसके, तो इनसाइड चार्ज जीरो है, दैट मीन्स कि टोटल फ्लक्स जीरो होना चाहिए। और ये जो फ्लक्स पास कर रहा है यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये फ्लैट सरफेस है, तो फ्लक्स जो फ्लैट से होगा, और जो ये कर्व्ड है प्लस जो कर्व से होगा, तो दोनों मिलाकर जीरो होना चाहिए। अच्छा, तो लाइंस तो पास कर ही नहीं है कुछ इससे, है ना। इसका मतलब ये होता है कि नेट फ्लक्स जीरो मतलब होता है आउटसाइड चार्ज की वजह से कि जितनी लाइंस इसमें आ रही हैं उतनी ही जा रही है वापस, इसलिए जीरो निकल के आता है। अब हमने ये कंसेप्ट पढ़ा कि अगर हेमिस्फेयर है कुछ और चार्ज सेंटर के पास रखा हुआ है, ये सेंटर पे रखा हुआ है, तो जितनी लाइंस पास करेंगे उससे वो ये होती हैं क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में भी अगर आप देखें, तो अगर आपने इसको सेंटर से हल्का सा ऊपर भी कर दिया तो भी जो लाइंस हैं वो सेम ही रहेंगी ऑलमोस्ट इससे, पर जो आपके पास होंगी। दैट मीन्स कि आई एम ट्राइंग टू से कि जो ये फ्लक्स है इस कर्व से हेमिस्फेयर से वही रहेगा वो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। चाहे आप इस चार्ज को सेंटर से थोड़ा ऊपर कर दें, थोड़ा नीचे कर थोड़ा सा, लेकिन तो फ्लक्स जो पास होगा बिल्कुल सेम ही पास होगा। तो दिस इज फ्लैट इक्वल टू जीरो, तो फ्लक्स जो फ्लैट से होगा वो नेगेटिव होगा माइनस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स जो उस कर्व से है वो ये होगा। और टोटल जीरो होना चाहिए बिकॉज चार्ज आउटसाइड है, तो जितनी लाइन एंटर करेंगे उतनी लीव कर जाएंगे। सो आई बिलीव कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो इसके अलावा थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए गॉस लॉ की, तभी आपको समझ में आएगा। बात करते हैं 9 की। फिगर शोज थ्री स्मॉल स्फेयर दैट हैव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एट रेस्ट कर रहे हैं फ्रिक्शनल सरफेस पे। स्फेयर y एंड z आर फिक्स्ड इन स्पेस, ये फिक्स्ड है, आर एट डिस्टेंस x, विच आर द फॉलोइंग पाथ शोन x विल टेक, x कौन सा पाथ लेगा इन सब में से। तो फिर से ये सवाल इसकी तरह ही जो हमने अब डिस्कस किया था ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, जब इसके से फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसी बनेगी वो कर्व। अब आपने फिर से चार्ज पार्टिकल को यहाँ छोड़ा, तो फिर से इसके बाद ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी है, तो उसको इनिशियल स्पीड तो मिलेगी आगे की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह मौजूद है वहां पे, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही लाइन है। तो जैसे ही आगे चलेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स यहाँ लगा देगी पूरी, तो नेट कुछ ऐसे मूव करेगा उनके बीच में, बिकॉज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता करना चाहेगा। फिर अब अगले इंस्टेंट पे देखेंगे तो अभी इधर मूव कर रहा है यू स्पीड से, फिर एक्सेलरेशन इधर हो गया तो कहीं और जाएगा, तो कुछ कर मूव करेगा ये। और ऑप्शन देखेंगे तो ए नहीं हो सकता क्योंकि वहां तो कोई फोर्स ही नहीं है। बी तब होता जब इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी होती है खाली हमेशा, तो आगे मूव, लेकिन ऑप्शन कैन बी सी, ये कुछ हो सकता है नेट मूव करे, तो सी कैन बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर लाइन स्ट्रेट होती है तो फिर हम ऑप्शन बी टिक करते हैं इसका, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आई बिलीव कि ये भी जो भी डाउट्स थे आपके वो इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो और भी इसके जो असाइनमेंट है, सीईपी है, बाकी एक्सरसाइज है, उनको भी मैं सॉल्व करूंगा। सो आप जुड़े रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मुझे फॉलो करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।